विपिन अपने सामने देखता है और उस चीज को देखने के बाद वो चौंक जाता है क्योंकि उसके सामने अभी एक वेदी थी जो एक फॉर्मेशन द्वारा सेफ रखी गई थी और वह बिल्कुल शांति से हवा के अंदर तैर रही थी। उस वेदी के अंदर एक अलग सा गुण दिखाई दे रहा था। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कि वह कई युगों से यहीं पर ही इसी प्रकार घूम रही हो। लेकिन अचानक से विपिन को कुछ और भी याद आता है और अब उसको वह जो अपने सामने रखी हुई वेदी यानी एक टोकन नजर आ रहा था, वह अभी स्काई लिफ्ट किंग के पास में जैसा टोकन था वैसा ही ये भी लग रहा था। फिर उसी के साथ में विपिन के दिन में एक ख्याल आता है, क्या ये अलौकिक राक्षसों की वह वेदी हो सकती है? उस बात को सोचते ही विपिन पूरी तरह से अतप्रभ रह चुका था कि उसके सामने जो टोकन यानी वेदी थी वह वास्तव में स्काई लिफ्ट किंग जैसी थी जिसको उसने उससे छीन लिया था। उसके बाद में आई ऑफ इनसाइट का यूज करते हुए उसने उस वेदी को पूरी तरह से जांचने की कोशिश की। हालांकि उसको जांचने के बाद में विपिन ने देखा कि उसके ऊपर कई सारे अनगिनत शिलालेख लिखे हुए थे। वह शिलालेख बहुत ज्यादा अजीबो गरीब थे, ना तो इंसानी भाषा के अंदर लिखे हुए थे ना ही जानवरों की भाषा में। हालांकि फिर भी पता नहीं कैसे लेकिन वो जितने भी शब्द थे ना उनको विपिन आराम से पढ़ पा रहा था, क्योंकि वो जितने शब्द थे ना उसने उन सभी शब्दों को विपिन ने पहले भी देखा था प्राचीन ऋषि फराज के उन सभी वसीयतों के ऊपर वह सभी शब्द और उसी भाषा के अंदर लिखे गए थे। और इसके अलावा जो नक्शा पीछे छोड़ा गया था वो भी इसी सेम भाषा के अंदर लिखा गया था। और वह जितने भी शब्द थे अगर उन सभी को एक साथ लगकर पढ़ा जाए ना तो उनका एक मतलब निकल रहा था कि वह अंतरिक्ष के शक्तियों के बारे में लिखा हुआ है, यानी कि उनके अंदर अंतरिक्ष के बारे में बताया गया था। उसको देखने के बाद में विपिन मन ही मन में सोचने लगता है, कहीं ये टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन तो नहीं है जो शायद यहाँ पर दूसरी दुनिया के अलौकिक राक्षस यूज करते हैं और यहाँ पर आने में उनकी ये मदद करती है। विपिन की निगाहें और से ज्यादा गहरी होती गई और अभी उसकी निगाहें उसके ऊपर से हटने का नाम नहीं ले रही थी। इसी के साथ में विपिन उस वेदी को देखने के बाद में और फॉर्मेशन को देखने के बाद में ये बता सकता था कि जो नवोदित था वह दूसरी दुनिया के राक्षसों के द्वारा मिला हुआ था और उसने मानवों को भी धोखा दिया था। और इस फॉर्मेशन को और इस वेदी को ध्यान में रखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि जो 20 साल पहले वो अलौकिक राक्षस द्वारा अटैक हुआ था ना उसके अंदर इस नवोदित ने भी हिस्सा लिया था, यानी कि उसी समय से ये यहाँ पर सभी को धोखा देता हुआ आ रहा है। क्योंकि ये देखते हुए कि कैसे अंडरग्राउंड गैलरी के अंदर उस सारे रास्तों को बहुत बुरी तरह से सील कर दिया गया था और उस सील से कोई भी बाहर नहीं निकल सकता था। और उसी को देखते हुए कि अचानक से इतने सारे अलौकिक राक्षस दुनिया के अंदर कैसे आ गए थे, ये वास्तव में एक सोचने वाली बात तो थी। उसके बाद में अब विपिन को रियांश का भी ख्याल आता है और वह अब समझ गया था कि रियांश भी उन्हीं की एक मिली भगत है। क्योंकि दूसरी तरफ ये देखते हुए नवोदित केवल एक चारा हो सकता है या फिर वह उनका एक हलाल करने वाला बकरा होगा, क्योंकि वह एक 7 स्टार निर्म स्तरीय मास्टर टीचर था। उससे अलग रियांश मास्टर टीचर पवेलियन का एक पवेलियन मास्टर भी था और इससे सब कुछ साफ हो गया था कि ये दोनों की मिली भगत इन सभी अलौकिक राक्षसों को यहाँ पे लाने के अंदर थी। क्या ऐसा हो सकता है कि राजा भद्र भी इसके अंदर शामिल हो? फिलहाल के लिए मुझे राजा भद्र के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, मुझे अभी इस वेदी का यहाँ पर कुछ करना होगा और इस रहस्य को पूरी तरह से सुलझाना होगा। लेकिन विपिन के दिमाग में एक और ख्याल आता है कि आखिरकार मेरे ऊपर उन सभी ने अचानक से अटैक क्यों कर दिया, क्योंकि मुझे यहाँ पर रोसा सिटी के अंदर आए हुए ज्यादा समय भी नहीं हुआ था, चाहे से मुझे शायद एक सप्ताह ही हुआ होगा। और हालांकि सीधे मेरे ऊपर इस तरह से अटैक कर देना, इसके अंदर भी कुछ ना कुछ तो काला ही था या फिर पूरा आसमान को काला कर दिया गया था। पिछली बार वह होंगमन मास्टर टीचर अकेडमी में था, उस वक्त भी उसको ऐसी कोई सूचना मिली थी कि वहाँ पर भी उसके ऊपर अटैक किया गया था। हालांकि उस समय तो उन सभी की किस्मत बेकार थी कि जिस कारण से वह सभी सफल नहीं हो पाए थे। और इसके अलावा अगर इसके बटलर को माना जाए कि वह पॉइजन हॉल का संस्थापक भी था तो इसी कारण से वह इसके ऊपर अटैक तो नहीं कर सकते थे। और इस सब मामले में अब विपिन को वहाँ पर उलझन के अंदर डाल दिया था कि आखिरकार यहाँ पर माजरा क्या था। लेकिन अब यहाँ पर ये सारा माजरा वापस से देखने के बाद में समझ में आने लगा था, क्योंकि ये जितना भी सब कुछ किया गया था ना ये एक खेल था और इसके अंदर विपिन को मारना एक असली कारण था, क्योंकि वह सभी शायद स्काई लिफ्ट किंग और जितने भी अन्य राजा मारे गए थे ना उन सभी का बदला लेना चाहते हैं। आखिरकार विपिन ही तो था जिन्होंने बड़े ही अच्छे से उनको दफनाया था। किंग टियान वंश के 10 राजा उसी के हाथों बड़े ही आराम से मारे गए थे। कुछ को तो ये पता भी नहीं था कि आखिरकार जिसको वो मारने आए थे ना उसी के हाथों उनकी मौत हुई थी।
इसी के साथ में ये सभी मेरे से यहाँ पर छुटकारा पाना चाहते हैं और अब मुझे पूरा माजरा समझ में आया है। इसके अंदर किंटियान वंश ही शामिल नहीं है, इसके अलावा यहाँ पर रेयांश, राजा भद्र और उसके साथ में नवोदित भी शामिल था। आखिरकार मैंने इस चीज को कैसे सॉर्ट आउट नहीं किया? विपिन ने अपना सिर हिला दिया, क्योंकि आखिरकार विपिन के द्वारा किंटियान वंश को पूरी तरह से मिटा दिया गया था। उनमें से 9 को तो उसने मार दिया था और उसके बाद में एक को अपना पालतू जानवर बनाकर अपने पास में रखा हुआ था। इसी वजह से उन राक्षसों ने यहाँ पर राजा भद्र और रेयांश को चुना ताकि वो यहाँ पर मुझे मार सके। हालांकि मेरे को एक बात समझ में नहीं आई, क्या ये रेयांश इतना ज्यादा लापरवाह है या फिर ये अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझता, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि रेयांश और राजा भद्र किंटियान वंश से पहले से ही मिले हुए थे। जैसे जैसे विपिन अब सोचते जा रहा था, अब ये माजरा यहाँ पर बहुत ही ज्यादा उलझा जा रहा था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा था। रिकॉर्ड को देखने के बाद में देखने से ऐसा लगता है कि 20 साल पहले जो वो युद्ध हुआ था ना, उसी समय ये दोनों भी इस सत्ता के अंदर आए होंगे और राजा भद्र को वहाँ पर राजा बना दिया गया होगा, इसको यहाँ पर पवेलियन मास्टर। अब विपिन का वहाँ पर सर घूमने लगा था, क्योंकि अब उसकी जितनी भी बातें सोच रहा था ना, वह इधर से उधर उलझ रही थी, बिल्कुल धागों की तरह। इसीलिए उसने अपना माथा पीसते हुए कहा, रहना भी दो यार, अब ये मेरे से यहाँ पर नहीं सुलझने वाला। फिलहाल के लिए मुझे अभी अपने सामने रखी हुई इस वेदी के ऊपर ध्यान देना चाहिए, वरना अगर मैं इस मामले के बारे में अभी सोचने की कोशिश करता हूँ ना, तो मेरा सर यहीं पर ही फट जाएगा। और अगर मैं एक बार इस वेदी को यहाँ पर नष्ट कर देता हूँ तो उसके बाद में कोई भी अलौकिक राक्षस यहाँ पर नहीं आ पाएगा। इसके अलावा उसे आगे जाकर अगर कोई कदम उठाना था ना, तो उसके लिए उसको बहुत से सबूत भी हासिल करने होंगे। तो सोचते हुए जल्दी से विपिन ने अपनी कलाई घुमाई और स्टोरी रिंग के अंदर से अपनी ग्लेशियर स्वॉर्ड बाहर निकाल ली। तलवार को बाहर निकालते विपिन ने जल्दी से एक स्लेश अटैक उस वेदी की तरफ भेज दिया। जब विपिन वहाँ पर उस लाइब्रेरी के अंदर वह सभी किताबें पढ़ रहा था, तो 3 दिनों के अंदर उसने हेवेंस पाथ, स्वर्ग की दिव्य तलवार टेक्निक को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया था। और इसके साथ में अगर वो अपनी पूरी ताकत लगाता है तो संत इंटरमीडिएट टीयर जितनी ताकत को बिना फॉर्मेशन के यहाँ पर दिखा सकता था। बूम! और जहाँ पर वह इसी तरह सोच रहा था, वह इसलिए अटैक जाकर सीधे उस वेदी के ऊपर लगता है। हालांकि विपिन सोच रहा था कि वह अटैक उस वेदी के ऊपर टकराया था, हालांकि वहाँ पर पहले ही एक शील्ड बन गई थी। और अचानक से विपिन ने कुछ महसूस किया कि वहाँ पर आसपास बहुत ही ज्यादा खतरनाक शक्ति फैली हुई थी, जिसके कारण उसको ऐसा लग रहा था जैसे कि वो यहाँ पर बेहोश हो जाएगा। और जिसके अगले ही पल अचानक से उसकी आत्मा के ऊपर एक दबाव महसूस होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी आत्मा को बाहर जबरदस्ती खींच रहा हो। उस चीज को महसूस करते ही विपिन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली कि इस शक्तिशाली बल के सामने विपिन अपने उन सभी वारों को जारी नहीं रख सकता था। विपिन को जो वो खिंचाव महसूस हो रहा था वह उससे पहले से परिचित था, क्योंकि पिछली बार उसने उसको महसूस किया था जब अदीप ने अपनी उस गुप्त कला का यूज करते हुए विपिन की आत्मा को बाहर निकालने की कोशिश की थी। हालांकि उस वक्त विपिन की आत्मा इतनी ज्यादा भारी थी कि उससे तो वह हिली भी नहीं, और इसके अलावा अदीप की जो आत्मा की शक्ति थी वो भी बहुत ज्यादा ही कम थी। इसी वजह से वो वहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाया। हालांकि इस बार जो विपिन की आत्मा को वह शक्ति खींच रही थी ना, उसकी आत्मा बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थी, क्योंकि अगर विपिन यहाँ पर अपना ध्यान एक पल के लिए भी इधर उधर लगाता है ना, तो उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर खींच ली जाएगी। उसको महसूस करते हुए विपिन ने जल्दी से अपनी स्वर्ग की साफ एनर्जी को एक्टिवेट कर दिया, जिसके साथ में जो उसके ऊपर वह दबाव महसूस हो रहा था वह फिर से कम हो जाता है। उसके बाद फिर से विपिन ने अपनी टकटकी उस वेदी के ऊपर लगा दी। उसके बाद में विपिन के दिमाग के अंदर फिर से ख्याल आता है और वह समझ जाता है कि वास्तव में रेयांश और अलौकिक राक्षसों ने मिलकर मास्टर टीचर मंडप की उस सुरक्षा को पूरी तरह से खत्म करने के लिए 8 स्टार फॉर्मेशन का यूज किया था। और ये देखते हुए कैसे उसकी आत्मा को खींचने के लिए ज्यादा शक्ति का उपयोग किया जा रहा था, तो उसके साथ में समझ चुका था कि नवोदित और अन्य लोगों को निपटाने के लिए उन्होंने इसी ताकत का यूज किया था। अब मेरे को मामला समझ में आ गया। जहाँ पर मैं इनको यहाँ पर चारा डालने की कोशिश कर रहा था ना, वहीं दूसरी तरफ इन्होंने भी ऐसा ही दिमाग लगाया था। तभी तो मैं सोचूं कि आखिरकार इतनी आसानी से ये रेयांश वापस कैसे आ गया और यहाँ पर सभी इसी तरह से पीछे कैसे हट गए थे। ये सभी मेरी आत्मा को यहाँ पर पकड़ना चाहते थे और मुझे मारना। विपिन की आंखें अब सिकुड़ चुकी थी। हालांकि विपिन के यहाँ पर फायदे थे। जैसे जैसे उसकी आत्मा की गहराई बढ़ती गई, उसकी दिमाग की स्थिति और भी ज्यादा बढ़ती गई। व्याख्यान करने की उनकी क्षमताएं और भी ज्यादा मजबूत होती जा रही थी। और यहाँ पर रहा रेयांश के वापस से आने का, तो आदर्श ने जब वहाँ पर नवोदित की वह
खबर फैलाई थी ना, तो उसके बाद में रेयांश का यहाँ पर एकमात्र कारण यह नहीं था कि वो यहाँ पर आकर इस वेदी को लेना चाहता हो। उसका एकमात्र कारण यह था कि वो विपिन को यहाँ पर फंसाकर मारना चाहता था। उसने रेयांश के लिए ही चाल चली थी। हालांकि अब पहले ही रेयांश ने उसके लिए एक कदम आगे बढ़कर चाल चल चुकी थी। हालांकि वही सोचते सोचते अचानक से विपिन के मन में एक विचार आता है और वह अब भयानक के बारे में सोचने लगता है। कहीं पर ये जो आत्मा है या फिर जो भी है वह कहीं पर भयानक से संबंधित तो नहीं है।